अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका अफगान पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा ले रहा है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक, और पाकिस्तान में नई आने वाली हुकूमत गिरती हुई मईशत को कैसे संभाल सकेगी। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, उसकी एक झलक देखते हैं। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। लाड़काना में पीपीपी के मद्दे मुकाबिल एक उस्ताद वोटर्स तक कैसे पहुंच रहा है। पेशावर का सिख उम्मीदवार जिसकी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं मुसलमान। और अमेरिका में एक साल में सबसे ज्यादा पैसा किस सेलिब्रिटी ने कमाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगान पॉलिसी का एक साल अगले माह मुकम्मल हो रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की क़यादत करने वाले जनरल जोसेफ वोटेल ने तस्दीक कर दी है कि इस पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लिया जा रहा है। तफसीलात के लिए हम चलते हैं साकिब उल इस्लाम के पास। साकिब, अमेरिकी अहदेदार अफगानिस्तान में क्या किसी बड़ी तब्दीली पर गौर कर रहे हैं? जी सारा, वाशिंगटन में कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि ट्रंप इंतज़ामिया अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के बारे में अपनी पॉलिसी का शायद असर-ए-नौ जायज़ा ले रही है और कुछ तब्दीलियाँ शायद इसमें मुतवक्के हैं। लेकिन अमेरिकी फ़ौज के मरकज़ी कमांडर जोसेफ वोटेल ने कल पेंटागन को ब्रीफिंग देते हुए ये बात वाज़ेह की है कि जायज़ा तो लिया जा रहा है जनूबी एशिया के बारे में अमेरिकी पॉलिसी का, लेकिन ये एक मामूल का सालाना जायज़ा है जो हर साल होता है और इसके बाद कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं है अमेरिकी हिकमत अमली में जनूबी एशिया के लिए। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस हवाले से क्या ख़ास तौर पे कहा। अफगान अखबार में नई सफबंदी हो रही है। हम नए इदारों को जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। जनरल निकलसन को मजीद वसाइल मुहैया किए गए हैं जिससे उन्हें और अमरीकी फौज को नई कुव्वत मिल रही है और यकीनन मसालियात की कोशिशों को भी। हम बहुत सी चीजें सही होती देख रहे हैं, कुछ चीजें उस रफ्तार से नहीं हो रही जो हम चाहते हैं और हम उन पर अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे जो मेरे ख्याल में अच्छे नताइज दे रहे हैं, लेकिन मैं कोई बड़ी तब्दीली होती नहीं देख रहा। और पाकिस्तान का किरदार जो इस पॉलिसी में है उसके हवाले से एक सवाल के जवाब में अपनी पेंटागन को ब्रीफिंग में जोसेफ वोटेल का ये कहना था कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और वो ख़ुद से अमेरिकी कमांडर के तौर पर पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ मुसलसल राब्ते में है और पाकिस्तान जो चीज़ें कर रहा है वो बेहतर है और पाकिस्तान जो चाहता है, पाकिस्तान को उस किरदार के लिए अमेरिका मदद फराहम कर रहा है, लेकिन अमेरिका मज़ीद कुछ चाहता है। जो उन्होंने कहा, आइए देखते हैं कि उनका स्पेसिफिकली इस बारे में क्या कहना था। अब पाकिस्तान को आगे आना है। मेरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मजबूत ताल्लुक है। हम अक्सर बात करते हैं हर हफ्ते और ये एक लंबे अरसे से हो रहा है। हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान और अफगान अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन में इजाफा और बेहतरी देखी है। साकिब, हम जानते हैं, I'm sorry, please go ahead. जी, go ahead, सारा। पाकिस्तान जो पॉलिसी इस वक्त अमेरिका की अफगानिस्तान में हम जानते हैं उसका हतमी गोल तो यही है कि अफगानिस्तान में अमन आ सके और उसके लिए ज़रूरी है कि तालिबान को अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। क्या अमेरिका के बराह रास्त इसमें कोई किरदार अदा करने के हवाले से जनरल वोटेल ने कुछ कहा? जी, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था सारा कि उन्होंने ये कहा है कि जो ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका तालिबान के साथ बराह रास्त बातचीत करना चाहता है, जिसकी तालिबान ने तरदीद भी की है। और जनरल जोसेफ का ये कहना था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए और मसालियत के लिए पाकिस्तान समेत तमाम किरदारों को वेलकम करता है और उनकी मदद करना चाहता है और अगर इसमें तालिबान शरीक होना चाहते हैं तो अमेरिका अपनी मदद फराहम करता रहेगा, लेकिन जो बातचीत की बागडोर है वो अफ़गान हुकूमत के हाथ में ही रहेगी। ऑलराइट, साकिब उल इस्लाम हमारे साथ है कैपिटल हिल से। साकिब, थैंक यू फॉर योर रिपोर्टिंग। थैंक यू। और अमेरिका की अफगान हिकमत अमली के बारे में हम मजीद बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से, जो इस वक्त हमारे साथ बज़रिया स्काइप हैं। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। जनरल वोटेल ने कहा कि वो अफगानिस्तान में कुछ मस्बत नताइज देख रहे हैं पॉलिसी के, लेकिन एक आम बंदा जब देखता है तो उसके सामने ये चीज़ें उससे नज़र आती हैं कि एक तो पहले 6 माह के अंदर रिकॉर्ड तादाद में हलाकतें हुई आम शहरियों की 1692, और फिर तालिबान भी जो है उन्होंने अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं दिया मुज़ाकरात की ऑफ़र का। तो मिलिट्री को किस लिहाज से सक्सेस नज़र आ रहे हैं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किन चीज़ों पर गौर कर रही है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक की निगाह से दूर होती हैं, जैसे कि जो बैक चैनल नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं पाकिस्तान के साथ, अफ़गान तालिबान के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उनके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं दी जा सकती, लेकिन इंतज़ामिया ये ज़रूर कह सकती है कि देखें पेशरफ्त हो रही है और खातर ख्वाह पेशरफ्त हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये
جو پبلک تک جو انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے اور جو پس پردہ جو گفت و شنید ہو رہی ہے اس کے اندر جو ایک ویریئنس ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہا. اس وجہ سے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. پبلک کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ایسا کیا ہو رہا ہے جو حکومت دعوے کر رہی ہے, لیکن بیک چینلز کے اندر جو ہے کچھ لین دین ہو رہی ہے جہاں پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے. ٹھیک, اچھا یہ بتائیے کیا امریکہ کو طالبان سے براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے, کیونکہ طالبان کا تو یہی مطالبہ اور امریکہ اس کو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم پبلکلی رد کر رہا ہے. دیکھیں, طالبان کے ساتھ تب تک کوئی مذاکرات براہ راست نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ جو ہے جو امریکہ کے تحفظات ہیں, عالمی برادری کے تحفظات ہیں, ان کو دور نہ کیا جائے, کہ دہشت گردی کے بارے میں ایک واضح جو ہے پوزیشن اختیار کی جائے. اگر افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک افغان قومی جو ہے جماعت کے طور پہ یا تحریک کے طور پہ لیجٹمیٹلی عالمی سطح کے اوپر ان کو ریکگنائز کیا جائے تو ان کو ایسا پہلے بیہیو کرنا پڑے گا. اگر اس سے پہلے براہ راست جو نا بات چیت ہوتی ہے خاطر خواہ, میں بیک چینل کی بات نہیں کر رہا, میں پبلک جو ایکنالج ڈپلومیٹک ٹاکس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ طالبان کا پلڑا بھاری کرنے والی بات ہے اور پھر امریکہ پوزیشن آف ریلیٹو ویکنس سے بات چیت کرے گا. اچھا, ہم نے دیکھا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اس ہفتے افغان طالبان کے حوالے سے خبر دی کہ وہ شہریوں پر حملوں سے گریز کریں, لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد طالبان نے, حالانکہ ان کے جو چیف اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد, اس نے یہ انٹرویو دیا تھا نیو یارک ٹائمز کو, لیکن پھر انہوں نے ہی اس خبر کو مسترد کر دیا. یہ بتائیے داعش کے مقابلے میں اس وقت طالبان کو اپنے امیج کے حوالے سے اور اپنی حکمت عملی سے کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو رہا ہے کہ وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے پھر واپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی پیچیدہ سچویشن ہے طالبان کے لیے, کیونکہ اب وہ زمانہ تو جاتا رہا جب کہ انسرجنسی میں ایک ہی واحد مین ایکٹر تھا اور وہ طالبان تھا. ان کے تھوڑے بہت ادھر ادھر کے اندرونی گروہ تھے, لیکن طالبان اس مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر رہا تھا, مونوپلی تھی. اب جب کہ داعش بھی ہے تو اس میں دو طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اگر وہ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بہت سارے ان کے جنگجو جو ہیں وہ ان کا رجحان جو ہے داعش کی طرف چلا جائے گا, تو ان کی سپورٹ جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہوگی. دوسری جانب ان کو طالبان کو یہ بھی شو کرنا ہے امریکہ کو اور عالمی برادری کو کہ دیکھیں وہ ایک اپنا نیگوشیٹنگ پارٹنر ہیں, ایک جینوئن ہیں, وہ جن کو جو ہے جنرل پٹریس نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ ریکنسائلیبل جو ہے انسرجنٹس ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کو اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنا ہے. تو انتہا پسندی اور اعتدال پسندی کے درمیان کے ہی طالبان جو ہیں وہ ایک کشمکش کا شکار ہے. آلرائٹ, کامران بخاری ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ ریاست ورجینیا سے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کا منشور اگر اٹھا کر دیکھ لیں یا جلسے میں چلے جائیں تو ملازمتوں کے وعدے ضرور ملیں گے. ملک میں نوجوانوں کی آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے ان کے لیے اقوام متحدہ کے مطابق اگلے 5 سالوں کے دوران 45 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کرنا ہوں گی, تو ہی بے روزگاری کے مسئلے پہ قابو پایا جا سکے گا. ہم نے آج کچھ نوجوانوں سے بات کی ہے کہ انہیں نوکری کے لحاظ سے اپنا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے. یہ بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جاب ملنا, کیونکہ آج ہمارے پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہمیں ملے وہ سارے کرپٹ ملے, جس کی وجہ سے ہمیں جاب کے مواقع ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. آج کل اتنی جابس ہیں نہیں اویلیبل, جب جیسے ہی گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو جابس ڈھونڈتے رہتے ہیں, ان کو جابس نہیں ملتی, پھر اس کے لیے ان کو باہر والے ملک جانا پڑتا ہے. تو بہت مشکل ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے جابس ڈھونڈنا. اگر ہم کرپشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم اتنا پیسے کما سکتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر آرام سے پاکستان میں ہے, لیکن اگر ایک عام شہری کی بات کی جائے تو اس کا روزگار اتنا اچھا نہیں ہوتا, اتنا اچھا وہ پیسے نہیں کما سکتا کہ وہ اس کا گزر بسر جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہی ہوتا ہے. جوانوں کے لیے کام کرنا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ الیکشن میں جیت جاتی ہے تو وہ ہمارے نوجوانوں کو وہ مواقع فراہم نہیں کرتے جن میں ان کو کام مہیا کیا جائے. جی, تو پاکستانی کچھ نوجوانوں کے تاثرات آپ نے سنے, لیکن ملازمت اور روزگار پیدا کرنے کے مواقعوں کے لیے ضروری ہے ایک مضبوط معیشت. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ رپورٹ کے مطابق جولائی کے مہینے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں کمی آئی ہے. اس وقت یہ $15.5 ارب پر کھڑے ہیں, جبکہ قومی خسارہ $18 ارب تک پہنچ گیا ہے. صرف 2 سال پہلے تک یہ $5 ارب کے قریب تھا. تو معیشت کو سہارا دینے کے لیے نئی حکومت کو کیا کرنا ہوگا, اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی یہ رپورٹ. حالیہ چند ہفتوں میں پاکستانی روپے کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ دیکھی گئی, اور اس سے پہلے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کی خبریں آتی رہیں.
मुआशी इंडिकेटर्स को देखते हुए माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल से दो चार है। जहाँ तक ग्रोथ के इम्पल्सिस थे जो पिछले 3-4 साल से आ रहे थे वो अब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्सटर्नल पोजीशन इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसकी वजह से आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं। तो ऐसे में जो भी नई हुकूमत इक़्तिदार संभालेगी उसे कर्जों के फौरी हसूल के लिए तगोदो करना होगी। तो नई हुकूमत चाहे वो PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नवाज़ की हो या कोalition हुकूमत हो, पहला काम उसने ये करना होगा कि IMF के दरवाजे पे दस्तक दे और उनसे कहे कि हमें कुछ अरब डॉलर की ज़रूरत है और आप मदद करें, क्योंकि अगर मदद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान विल बी क्लोज टू डिफ़ॉल्ट। लेकिन माहिर मुआशियात डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल कहते हैं कि आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ कर्जों के मुआहदे के लिए हुकूमत को पहले से कुछ शराइत पूरी करनी होंगी। जो आप कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स महसूस कर रहे हैं मुल्क के अंदर और इकनॉमिक कंडीशंस की वजह से, उसके लिए IMF प्रायर एक्शन रिक्वायर करेगा। प्रायर एक्शन जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। अगर आप प्रायर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप IMF के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते। अगर वो इसके लिए तैयार और काबिल है तो फिर IMF में हो सकता है कि जो प्रोग्राम लेके हम जाएं उसके लिए तैयार हों, लेकिन ये याद है कि इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने के पहले मिले थे। एक और अहम मसला जो आइंदा चंद माह में मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मुतासिर कर सकता है वो उस सूरत में होगा अगर आइंदा चंद माह में पाकिस्तान अपने इक़दामात से बैनुल अक़वामी सतह पर पैसे की गैर कानूनी मुंतकिली और दहशत गर्दों तक पैसे की रसाई को रोकने के लिए काम करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को मुतमईन नहीं कर पाता और उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। और अगर ऐसा हो गया खुदा ना खास्ता तो ना ही पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स कर सकेगा, ना ही कोई आलमी बैंक पाकिस्तान के साथ डील करना चाहेगी और ना ही पाकिस्तान किसी आलमी बॉन्ड मार्केट में अपने कर्जे उठा सकेगा। माहिरीन का ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी टैक्स के दायरे में नहीं लाई जाती उसे मईशत को सहारा देने के लिए वक्फे से कर्जों के हसूल के लिए किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेंगे। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स आप देख सकेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। फिलहाल कुछ बात करते हैं वाशिंगटन की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान पीर को होने वाली पहली बाज़ाब्ता मुलाकात पे वाशिंगटन में सवालों का तूफान अभी थमा नहीं, लेकिन दूसरी जानिब एक दूसरी बाज़ाब्ता मुलाकात के लिए सदर पुतिन को अब वाशिंगटन आने की दावत दी जा रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये मुलाकात अब से चंद माह बाद होगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से इंटरव्यू में बताया है कि रूस को किसी अमरीकी ओहदेदार से पूछगिछ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप से मुलाकात में रूसी सदर ने पेशकश की थी कि अमरीका को सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ाम में मतलूब रूसी ओहदेदारों तक इस शर्त पर रसाई दी जा सकती है कि अमरीका भी रूस को कुछ अमरीकियों से तफ्तीश की इजाज़त दे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करते। दुनिया भर से मिलने वाली कुछ और अहम खबरें देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। जनूबी कोरिया की एक अदालत ने साबिक सदर पाक गेनहे को मुल्क के हसास इदारे नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से तकरीबन $3 अरब वसूल करने और सन 2016 के पार्लिमानी इंतखाबात में उम्मीदवारों के चुनाव में मुदाखलत पर मजीद 8 साल की कैद सुनाई है। 66 साला पाक को गुज़श्ता बरस करप्शन के इल्ज़ामात के बाद सदर के ओहदे से हटा दिया गया था और वो इस वक्त करप्शन और ताकत के गलत इस्तेमाल के जुराइम में 24 साल की कैद काट रही हैं। अमेरिका की रियासत मिजूरी की एक झील में तूफान के बायस सयाहों की कश्ती डूबने से 11 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद अभी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 5 लापता हैं। उनका कहना था कि गोताखोरों ने सयाहों में मकबूल झील टेबल रॉक में तलाश का काम रोक दिया है। निकरागुआ के सदर डेनियल ओर्टेगा ने बाएं बाजू के इनकलाब की 39वीं बरसी के मौका पर दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका की जानिब से उन्हें इक़्तिदार से हटाने की साजिश को नाकाम बना दिया है। 72 साला डेनियल ओर्टेगा ने मनागुआ में एक तकरीब से खिताब किया, जहां क्यूबा और वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा भी उनके हमरा थे। उनकी पार्टी सैंडिनिस्टा के हजारों हामी पार्टी परचम लहराते इस रैली में शरीक थे। लातीनी अमेरिका में निकरागुआ सबसे महफूज मुल्क समझा जाता था, मगर गुज़श्ता 3 माह के दौरान हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में 280 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं।
दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और पाकिस्तान में इलेक्शन सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। इस वेबसाइट पर हमने आपके लिए इलेक्शन 2018 के नाम से एक हिस्सा तश्कील दिया है, जहाँ पे आप न सिर्फ अहम खबरें पढ़ सकते हैं इलेक्शंस के बारे में, बल्कि अहम सियासी शख्सियात और माहिरीन के तज्ज़िये भी आपके लिए वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ बात करते हैं मज़ीद इलेक्शंस के बारे में। सिंध का ज़िला लाड़काना कई दिहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जहां अब एक गरीब उस्ताद लियाकत मीरानी ने सियासी वडेरों की खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इंतखाबी मैदान में कदम रखा है। बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों के मुकाबले में लियाकत मीरानी लोगों को वोट देने के लिए किस तरह कायल कर रहे हैं, देखते हैं लाड़काना से सलीम खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2018 का मैदान सजने वाला है। लियाकत मीरानी भी इस मैदान में किस्मत आजमाने का फैसला कर चुके हैं। लियाकत मीरानी एक उस्ताद हैं जो अपने इलाके में जागीरदाराना निज़ाम को चैलेंज करने निकले हैं। सिंध में कई दहाइयों से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना की तहसील डोकरी से वो रिवायती सियासी वडेरों के खिलाफ सिंध असम्बली के हल्का PS 13 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 50 रुपए में पूरे शहर में घूम के और आप जो है पूरे अपना मैसेज जो है पहुंचा सकते हैं, और गरीब लोग इस पैटर्न को और पसंद कर रहे हैं। और क्योंकि ये गरीबों का नुमाइंदा है, तो गरीब लोग जब गद्दा गाड़ी पे टांगे पे और पैदल देखते हैं तो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और वोट भी देने के लिए राजी हो जाते हैं। ये वडेरा इन्होंने कौम का लुट्टा, इन्होंने कौम का बर्बाद किया। लियाकत मीरानी कहते हैं वो स्टेटस को तोड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनके मुताबिक उनके पास इतने वसाइल भी नहीं थे कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाते। जो लोकल दोस्त हैं, जो NGO के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पेनाफ्लेक्स, पंफलेट, स्टिकर्स, पेट्रोल के पैसे, क्योंकि मोटरसाइकिल में जाता हूँ, गधे पे जाता हूँ, टांगे पे जाता हूँ, तो मिनिमम रेट पे हमारे जो है वो एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अट्रैक्शन बड़ी है, अट्रैक्शन 40-50 से भी ज़्यादा है कि एक गधे पे, एक टांगे पे, एक मोटरसाइकिल पे, एक पैदल बंदा आ रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। लाउड स्पीकर 2200 रुपये का, ये भी मुझे किसी दोस्त ने कराची का, उन्होंने मुझे भेजा है। पढ़ जाओ मुझा बच्चा, पढ़ जाओ, इन्हें कौम जा बच्चा पढ़न तक। लियाकत मीरानी की इंतखाबी मुहिम की एक और इंफरादियत इनका बच्चों में मुफ्त किताबें तकसीम करना है। तालीम और शऊर आने की वजह से जब ये बड़े होंगे तो वडेरों को कोई नहीं पूछेगा, और ये इंशाअल्लाह ताला पर अपना जो वोट का इस्तेमाल है वो बेहतरीन करेंगे, और उसके बाद ये वडेरे इंशाअल्लाह ताला होंगे ही नहीं 10-22 सालों के बाद इंशाअल्लाह। बड़ी सियासी जमातों के ताकतवर उम्मीदवारों की मैदान में मौजूदगी के बावजूद इस हल्के के बाज़ वोटर्स चाहते हैं कि लियाकत मीरानी जैसी शख्सियत उनकी नुमाइंदगी करे। मदद खुदा अल्लाह मदद कंदो पर असां भी था जो कुछ तब्दीली अचे। पूरी तहसील में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इसके बारे में कोई ऐसा कहे कि ये बंदा ठीक नहीं है, और ये बंदा हमारे यूथ के लिए बहुत ही एक आइडियल शख्सियत है, हम सपोर्ट करते हैं। लियाकत मीरानी के बकौल बार बार इख्तिदार में आने वाली पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने उनके इलाके के मसाइल हल नहीं किए। इन्हें यकीन है कि इनकी सियासी वडेरों के खिलाफ जदोजहद रायगा नहीं जाएगी और इनकी जीत के जरिए तब्दीली आकर रहेगी। सलीम खान, उर्दू, VOA, लाड़काना। सूबा सिंध से अब चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान में आमतौर पर अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब लड़ते हैं, लेकिन पेशावर के राधेश सिंह टोनी जनरल सीट पर बतौर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम में आगे आगे नज़र आ रहे हैं मकामी मुसलमान। आइए देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट। राधेश सिंह टोनी पेशावर से सूबाई असम्बली के हल्के PK 75 पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर के तरक्की पसंद हल्के राधेश सिंह की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने और उनकी इंतखाबी मुहिम को खसूसी अहमियत दे रहे हैं। तो अक़लियतों का सारे पाकिस्तान में बदहाल है और पश्तूनख्वा में बिलखसूस बहुत बुरा हाल है। राधेश सिंह टोनी का पश्तूनख्वा और पेशावर पर एहसान है कि वो खड़ा हो के इंतखाब लड़ रहा है, और दुनिया को हमारा ये पैगाम कि भाईचारे की जाएगा
तो हम इनसे मुतफिक है, इनके लिए काम करेंगे और सारा पश्तून जो मेजॉरिटी है मुसलमान, शायद हमारा उनसे अपील भी है और वो खुद भी मैच्योर है, इनके लिए वोट देंगे। राधेश सिंह का कहना है कि उनकी इंतखाबी मुहिम की जानिब आम आवाम का रवैया उनका हौसला बढ़ाने का बाइस बन रहा है। देखिए जी, मैं तो अपने हलके में जहाँ गया हूँ, मुझे वहाँ कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी भी शख्स ने मुझसे नफ़रत का इजहार किया हो और मुझसे हाथ मिलाने से गुरेज किया हो, मुझसे गले मिलने से गुरेज किया हो। मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और मैं जो है इस बात से बहुत खुश हुआ। मुझ में इस बात की हिम्मत जागी और मुझ में मेरी जो तवानाई थी वो डबल होती गई इस रिस्पांस को देखकर। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और सकाफती अक़दार को करीब से जानने वाले माहिरीन की राय में यहाँ से किसी अक़लियती उम्मीदवार की कामयाबी मजहबी तआस्सुब को कम करने और इन्हें अपने मसाइल को बेहतर तरीके से असम्बली फ्लोर पर उजागर करने का मौका देगी। जो मुसलमान कैंडिडेट्स खड़े होते हैं यही लोग उसको वोट देते हैं। जब ये खड़े हो गए तो क्या मुसलमानों का हक़ नहीं बनता कि उसके लिए वोट दे? और ये हारमनी के लिए और उसके लिए भी ज़रूरी है कि उनके साथ यकजहती के लिए जो है ना वो खड़े हो जाए और उनको सपोर्ट करें। मुस्लिम अक्सरियती माशरे से अगर एक सिख रहनुमा इलेक्शन जीत जाता है तो पाकिस्तानी माशरे में अक़लियतों को अपनाइयत और मलकियत का एहसास दिलाया जा सकता है। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर। आज जुम्मे का दिन है तो शो के आखिर में देखते हैं इस हफ्ते की हॉलीवुड हाइलाइट्स जो हमारे लेके आई हैं वर्दा खलील। वर्दा, आज क्या कुछ शामिल है हॉलीवुड हाइलाइट्स में? सारा, हॉलीवुड में पैसा और अवार्ड्स दो ही चीज़ें हैं जो बहुत अहमियत रखती हैं। फोर्ब्स मैगज़ीन ने पिछले एक साल के दौरान सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट शाया की है। पहली पोजीशन पर हॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर हैं, यानी उन्होंने यहाँ भी सबको नॉकआउट कर दिया। इसका सेहरा जाता है गुज़िश्ता साल कॉनर मैकग्रेगर के साथ उनके मुकाबले को, जिसमें उन्होंने $285 मिलियन कमाए। $239 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पर हैं फिल्म स्टार जॉर्ज क्लूनी, उन्हें ये मुनाफा ज़ाती कारोबार से हुआ। और तीसरे नंबर पर हैं रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर, जिनके कॉस्मेटिक और फैशन बिजनेस ने उनके बैंक अकाउंट में $166 मिलियन का इजाफा कर दिया। ये फहरिस्त जून 2017 से जून 2018 तक की आमदन पर मुश्तमिल है। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान भी कर दिया गया है। 10 नामजदगियों के साथ सबसे आगे हैं कार्डी बी, दूसरे नंबर पर जैजी और बियॉन्से जिन्हें 8 नामजदगियां मिली, और तीसरे नंबर पर एक्टर और सिंगर डोनाल्ड ग्रोवर जिन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में चाइल्डिश गम्बीनो के नाम से भी जाना जाता है, जिनके गाने दिस इज़ अमेरिका को 7 कैटेगरीज में नामजद किया गया है। VMA अवार्ड की तकरीब अब से एक माह बाद यानी 20 अगस्त को न्यूयॉर्क में मुनक्किद की जाएगी। और आखिर में बॉक्स ऑफिस का हाल, जहां राज कर रही है एनिमेटेड फिल्म होटल ट्रांसिल्वेनिया 3 समर वेकेशन। फिल्म रिलीज के पहले हफ्ते में $58 मिलियन की टिकट सेल्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर आ गई है सुपर हीरो मूवी एंट-मैन एंड द वास्प, जिसने 2 हफ्तों में कुल $142 मिलियन कमा लिए हैं, जबकि एक्शन फिल्म स्काईस्क्रैपर को मिली है तीसरी पोजीशन, जो एक हफ्ते में सिर्फ $41 मिलियन बना सकी है। Follow my lead. जी सारा, ये थी इस हफ्ते की हॉलीवुड हाईलाइट। वर्दा, जो सेलिब्रिटीज़ की इनकम आपने बताया, इसके बाद मैंने फैसला किया कि अपने बैंक अकाउंट को बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि सिर्फ मायूसी ही होगी। थैंक यू वेरी मच, आप इस हफ्ते की हॉलीवुड हाईलाइट्स हमारे लिए लेकर आएँ। यहीं से आज का व्यू 360 होता है ख़त्म। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।